हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल RSM क्लासेज। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री की ये लेक्चर नंबर 3 है। कल हमने पढ़ा था ये अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया था सॉल्यूशन का। ये 9 प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो ठोस ठोस के साथ बनाएगा, ठोस द्रव के साथ, और ठोस गैस। द्रव ठोस प्रकार के, द्रव द्रव प्रकार के, द्रव प्लस गैस प्रकार के, गैस प्लस ठोस प्रकार के, गैस प्लस द्रव प्रकार के, और गैस प्लस गैस प्रकार के। इन सभी के एग्जाम्पल मैंने नीचे लिख दिए हैं। आपको बहुत ज़्यादा इसमें कुछ लिखना नहीं है, तो थोड़े थोड़े एग्जाम्पल लिख लेने हैं। जैसे बता रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। ठोस का ठोस के साथ, तो दोनों ही ठोस होंगे। जैसे Cu और Zn को मिलाने पर पीतल बनता है, जैसे Cu और Zn को मिलाने पर पीतल बनता है, वैसे ही ये दे रखा है। ऐसे ही द्रव H2O यानी कि जल हो गया, और जल में नमक मिला रहे हैं। नमक कैसा होता है? ठोस। जल कैसा होता है? द्रव। तो ये हो गया ठोस प्लस द्रव प्रकार का। ऐसे ही गैस गैस प्रकार का वायु प्लस धुआं, गैस प्लस ठोस प्रकार का। अब आप सोच रहे होंगे धुआं कैसे ठोस हुआ? तो धुएं में कार्बन के कण होते हैं और अन्य भी कण होते हैं जो कि ठोस माने जाते हैं, इसलिए हम बोलेंगे इसे वायु प्लस धुआं का जो मिक्सचर होगा वो माना जाएगा ठोस प्लस गैस प्रकार का। इसी प्रकार से ये सब है, ये आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा दूंगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है अपना सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता। विलेयता को पढ़ने से पहले ये समझ लेंगे कि संतृप्त विलयन होता क्या है। संतृप्त विलयन मैंने पहले भी बता दिया है। किसी भी विलयन में किसी भी पदार्थ की घोली गई अधिकतम मात्रा, किसी भी विलयन में किसी भी विलायक में किसी भी पदार्थ की घोली गई अधिकतम मात्रा ही संतृप्त विलयन कहलाती है। अधिकतम मात्रा का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे जल है, जो या किसी कंटेनर में मान सकते हैं आप, या फिर गिलास में मान सकते हैं। इस गिलास में जल भरा हुआ है, एक टाइम तक आप इसमें चीनी घोल रहे हैं, चीनी घोल रहे हैं, और चीनी घोलते घोलते आपने इसमें इतनी मात्रा बढ़ा दी चीनी की कि जल के अणु और चीनी के अणु साम्यावस्था में आ गए, यानी कि इससे अत्यधिक चीनी अब इसके अंदर आप नहीं घोल सकते। तो उस अवस्था को कहते हैं संतृप्त विलयन। उस अवस्था को कहेंगे भी संतृप्त विलयन। तो देख लीजिए, मैं यहाँ पर संतृप्त विलयन से ही इसे समझाने जा रहा हूँ। 100 ग्राम विलायक, 100 ग्राम विलायक को संतृप्त विलयन बनाने के लिए किसी पदार्थ की घोली गई मात्रा विलेयता कहलाती है। विलेयता कहलाती है। देख लीजिए, एक बार रिपीट मार लीजिए। 100 ग्राम विलायक को संतृप्त विलयन बनाने के लिए 100 ग्राम विलायक को संतृप्त विलयन बनाने के लिए किसी पदार्थ की घोली गई मात्रा ही विलेयता कहलाती है। पदार्थ की घोली गई मात्रा ही विलेयता कहलाती है। चलिए एक बार रिपीट कर लीजिए आप। 100 ग्राम विलायक को संतृप्त विलयन बनाने के लिए 100 ग्राम विलायक को संतृप्त विलयन बनाने के लिए किसी पदार्थ की घोली गई मात्रा ही उसकी विलेयता कहलाती है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे यहाँ पर विलेयता हो गया। विलेयता के बाद में हम पढ़ेंगे गैसों की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता। तो गैसों की द्रव में विलेयता हेडिंग लगा लेंगे, गैसों की। और हाँ दोस्तों, ये मैं बताना भूल गया, ये इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद कर लेना। गैसों की द्रव में विलेयता। तो गैसों की द्रव में विलेयता क्या होगी? अलग अलग
गैसों की, अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता या घुलनशीलता, विलेयता या घुलनशीलता अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। जैसे ऑक्सीजन जो गैस है, जैसे ऑक्सीजन गैस, जैसे O की जल में विलेयता, O की जल में विलेयता जो होती है वो कम होती है, O की जल में विलेयता कम होती है। अब दोस्तों इस कम के लिए मैं ये वाला चिन्ह लगाऊंगा, तो इससे याद रख लेना। O की जल में विलेयता कैसी होती है? कम होती है। ठीक है, अगर यहीं पर हम बात करें HCl की, HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है, अगर हम उसकी बात करें तो इसकी विलेयता जल में अधिक होती है। HCl की जल में विलेयता या घुलनशीलता कम होती है, विलेयता या घुलनशीलता कम होती है। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। अब हम करेंगे अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक, अवशोषण गुणांक। दोस्तों जिन गैसों का अवशोषण गुणांक जो है वो अधिक होगा, जिन गैसों का अवशोषण गुणांक बहुत अधिक होगा, उन गैसों की जो घुलनशीलता है वो भी अधिक होगी। ये मैं गैस लिख दे रहा हूँ। गैसों का अवशोषण गुणांक यदि ज़्यादा है तो उनकी जो घुलनशीलता है या विलेयता है वो भी अधिक होगी। अब यहाँ पर आपको ये वर्ड परेशान कर रहा होगा कि अवशोषण गुणांक है क्या, अवशोषण गुणांक है क्या। तो चलो अवशोषण गुणांक को भी लिख ले रहे हैं। देखिए यहाँ से अवशोषण गुणांक की डेफिनेशन आप बना सकते हैं, NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी विलायक के निश्चित आयतन, किसी विलायक के निश्चित आयतन में घोले जाने वाली गैस का आयतन, किसी विलायक के निश्चित आयतन में घोले जाने वाली गैस का आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। देख लीजिए एक बार। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अब हम लिखेंगे गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ये 3-4 प्रकार के होते हैं, हम भी लिख ले रहे हैं। फर्स्ट नंबर जो होगा गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक का जो फर्स्ट नंबर होगा वो होगा गैसों की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस, गैसों की प्रकृति।
गैसों की प्रकृति, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। तो नेचर ऑफ गैस में हम देखेंगे जो गैसें जल के साथ क्रिया कर लेती हैं, जो गैसें जल के साथ क्रिया कर लेती हैं उन गैसों की घुलनशीलता भी अधिक होगी। जो गैसें जल के साथ क्रिया करती हैं उनकी घुलनशीलता भी अधिक होगी। जैसे देख लीजिए, जल में, ये लिखिए यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल से क्रिया करने वाली गैसें, या फिर हम इसे बोलते हैं जल से क्रिया करने वाली गैसें, या बोलते हैं आयनों में टूटने वाली गैसें। आयनों में टूटने वाली गैसों की विलेयता कैसी होगी? अधिक होगी। आयनों में टूटने वाली गैसों की विलेयता अधिक होगी। जैसे एग्जांपल में हम ले रहे हैं HCl। अगर HCl को हम H2O में घोलेंगे तो इसकी जो घुलनशीलता होगी, ये लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे HCl की जल में सॉल्युबिलिटी अधिक होगी, HCl की जल में सॉल्युबिलिटी अधिक होगी। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। चलिए तब तक के लिए नमस्कार।